नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? एक बार जबरदस्त हैं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? विमल, राम राम भाई, राम राम। चलिए सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चे क्लास से। फिर प्यारे बच्चों चलते हैं आगे और क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा जिसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं ना। और बच्चों मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है बेटा कालवाचक जो समय का बोध कराएगा, तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका परिमाणवाचक, और चौथा हो जाएगा बेटा रीतिवाचक। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से जानना है और अच्छे से समझना है। कुछ प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो बेटा समझने में ध्यान बड़ा कम लगाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि समझ नहीं आया, है ना। तो ये ऐसा फिर आप क्लास में ही समझेंगे नहीं तो फिर कैसे मजा आएगा, है ना। नहीं तो आपको समझ में आएगा, नहीं आपको कुछ अच्छा लगेगा फिर, है ना। और देखो बात सुनिएगा, यदि आप सारी उम्मीद करते हैं कि एक एक चीज़ आपको मैं ही मतलब कि आपके नेगेटिव मार्किंग से संबंधित आप पूछ रहे थे बेटा, उसके लिए आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब होता है पूरी तरह से एक चीज़ को जानना। ठीक है ना। हाँ, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा। आपको ये मान लीजिए बहुत मेहनत करनी है। ठीक है ना। नमस्ते भाई, नमस्ते। शुलेख बातिया, जहार जी, जौहर जी। चलिए, तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। साउंड कम है आपका? अच्छा चलो, साउंड कम है, अब पूरा आ रहा होगा। ठीक है ना, वेरी गुड। चले, हाँ अब सही आ रहा है सभी को? एक बार बताइएगा, साउंड अब क्लियर आ रहा है भाई? वॉइस नहीं आ रही है। अभिषेक कुमार, अच्छा आपका शुरू से समझ में नहीं आता है, नहीं आता है आपका बेटा। यदि देखो नीतीश कुमार, शुरू से क्या समझ में नहीं आया ये बताइएगा। जब तक आप उस चीज को अच्छे से समझेंगे नहीं, अच्छे से जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो भाई आपको बहुत मेहनत करनी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से ढंग से समझना है, तभी तो समझ में आएगा। सारी चीज़ों को जानना है यार। जब आप लोग एक छोटी अपनी मातृभाषा को नहीं जान पाएंगे, अपनी राजभाषा को नहीं जान पाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई नीतीश, ये तो बताओ। अब तुम समझो कि मैंने ये चीज़ लिखी, कोई नाम लिख दिया आपका, और आपका नाम लिख करके आपको समझाया है, और वो ही आपको समझ में नहीं आया, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। मैंने कहा काल, काल होता है बेटा एक समय। ठीक है, मैंने कहा कि नीतीश कल दिल्ली जाएगा या नीतीश परसों रांची से दिल्ली आएगा, तो भाई मैंने आपको एक समय का बोध कराया। मैंने आपको बताया नीतीश कब आएगा, कि परसों आएगा, कल आएगा, है ना। हाँ, तो बच्चों जब तक आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से नहीं रखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा यार। फिर तो काम नहीं चलेगा, है ना। अब तुम समझो कि मैं तुम्हारे नाम ले लेकर यहाँ पुकारता रहूं क्लास में, तो बेटा ऐसे संभव नहीं है, ऐसे पढ़ाई नहीं होने की, है ना। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है ना। चलिएगा, तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन था, एक बच्ची ने मुझे कॉल भी की, मैंने उससे कॉल पर बात भी की, है ना। तो बेटा एक कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार वर्णमाला का क्वेश्चन था, है ना। उसको मैं आपको समझा देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, आ जाइएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन था कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार वर्णमाला में, बेटा 9वां क्वेश्चन है 5वीं क्लास का। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, जी के अनुसार, अनुसार वर्ण। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पे आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो उन्होंने कहा 11 तो हमारे स्वर हैं और बेटा 33 हमारे क्या है, व्यंजन है। तो बच्चों इन्होंने कहा कि ये तो भाई हमारे मूल स्वर तो इस प्रकार हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक बात अंदर से निकाली थी कि यदि हम रे ऋषि स्वर को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे स्वरों की संख्या केवल 10 रह जाएगी 11 में से, है ना। फिर हम पर केवल कितने बच जाएंगे, 10 स्वर और 33 व्यंजन, 10 स्वर और 33 व्यंजन, जिसमें बेटा कुल 43 वर्ण रह जाएंगे मात्र, है ना। ये बात बोली थी, लेकिन एक बेसिक सी बात बोली उन्होंने, समझाया कि यदि हम माने तो सिंपल सी बात है, सामान्य जो वर्ण है वो 44 होते हैं,
एक क्वेश्चन आया था, इसको आप क्लियर कर लेना क्वेश्चन को। फिर प्यारे बच्चों उन्होंने कहा कि यदि मैं कुल वर्णों की बात करूं, यदि मैं कुल वर्णों की बात करूं तो बेटा कुल वर्ण उन्होंने जो बोले कुल वर्ण, तो कुल वर्णों की उन्होंने बात करी, तो कुल वर्णों में उन्होंने कहा कि 11 तो हमारे स्वर मान लीजिए और 33 हमारे व्यंजन मान लीजिए, ठीक है ना बच्चों। और 2 जो ध्वनियां हैं ये डे और ढे, जो उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं, जो उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, उत्क्षिप्त, तो बच्चों इन्हें मिला करके उन्होंने कहा कि 44 ध्वनियां मानेंगे। कुल ध्वनियों का मूल माने तो 44 ध्वनियां हम मानेंगे, 46 वर्ण हम मानेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है बच्चों। क्या कि कुल वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए, कुल वर्णों की संख्या कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, तो बेटा आपको कुल की संख्या 46 लगानी है, 46, ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि वो किन किन को मानते हैं, 11 स्वरों को कह देंगे, 33 व्यंजनों को मान रहे हैं और 2 आपके उत्क्षिप्त ध्वनियों को मान रहे हैं, है ना। इनको मिलाकर के वो 46 वर्ण मान रहे हैं कुल के लिए, ठीक है। तो आपको कुल का आंसर पूछा जाए तो 46 ही लगाना, ठीक है। प्रवीण भाई माइक को थोड़ा पास कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। और बच्चों फिर उन्होंने कहा कि यदि मैं ऋषि को ना मानूं तो फिर मैं 43 वर्ण मानूंगा। तो बच्चों अब आपको ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से क्लियर रखने हैं, यदि क्वेश्चन आए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्ण कितने हैं, ठीक है ना, मूल वर्ण, तो बेटा अब आप 43 याद रखना, ठीक है ना, क्लियर है ना। और कुल पूछा जाए कुल, तो कुल के लिए आपको ये बात याद रखनी है 46। तो इस क्वेश्चन में बेटा करेक्शन कर लेना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना, ठीक है ना, वेरी गुड। क्योंकि दोस्तों वो कह रहे हैं कि इनको तो हम मान लेंगे सही है 44 के रूप में, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम ऋषि को भी तो नहीं मानेंगे, इसलिए हम 44 को क्लियर नहीं करेंगे। 44 को आंसर को गलत करते हुए वो कहते हैं मूल वर्ण 43 रखो, मूल वर्ण आप 43 रखिएगा 43, ठीक है ना, और कुल आप 46 रखिएगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आपको दोनों आंसर याद रखने हैं, मूल पूछे जाए तो 43 बताना, कुल पूछे जाए तो 46 बताना। अब लोग आप याद रखना, ठीक है, किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, वेरी गुड, याद रखेंगे इस चीज को। अब ध्यान रखना, ठीक है ना। अब 44 को बेटा बिल्कुल भूल जाना, क्योंकि 44 वो कहता है कि साधारण रूप में 44 है, लेकिन इस आंसर को कामता प्रसाद जी ने पूरी तरह वेरीफाई नहीं किया, है ना, इसलिए आपको मूल वर्ण 43 और कुल वर्ण 46, दोनों आंसर इस प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, वेरी गुड, याद रखेंगे। चलिएगा, तो यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। आइएगा, ये डाउट आपका क्लियर हो गया, वरना एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाता, हालांकि वर्णमाला आपके सिलेबस में नहीं दिखा रहा है वो, लेकिन फिर भी यदि पूछ ले तो आपको अच्छे से और एग्जामों में ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। चले, हाँ ठीक है बेटा, हाँ चलो, तो अब तुम्हें ये बात ध्यान रखोगे, मूल आपको याद रखनी है, मूल स्वर, मूल वर्ण, मूल वर्ण बच्चों 43 याद रखना है, 43, और मेरे बच्चे कुल वर्ण आपको कितने रखने हैं उनके अनुसार याद, कामता प्रसाद जी के अनुसार 46, तो ये आंसर बस याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको डाउट नहीं होगा, याद रखना अच्छे से, क्लियर है ना, बस, क्योंकि इसमें ऋषि को नहीं मानेगा, है ना, ऋषि को हटा देगा तो 43 हो जाएंगे, ऋषि को जोड़ करके और 2 उत्क्षिप्त ध्वनियों को जोड़ करके 46 हो जाएंगे, वेरी गुड। चलो अब आते हैं बच्चों आगे। कल हमारा चल रहा था बेटा क्रिया विशेषण, ठीक है, कल चल रहा था बेटा क्रिया विशेषण, है ना प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं। और क्रिया विशेषण मैंने आपको बता दिया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा। हाँ बेटा, सोहन सिंह, मैंने कहा दूसरा 43, फिर बेटा वो ऋषि को भी जोड़ लेंगे, ऋषि भी जुड़ गया और 2 उत्क्षिप्त ध्वनियां भी जुड़ गई,
तो 43 और एक रेरी सी 44 और 2 शिव ध्वनियां, उनको जोड़ करके कुल उन्होंने 46 कह दिया। ठीक है, अब तो ये स्पष्ट हो गया, अब तो इसमें पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना। चलो, अब तुम लोग यदि ऐसे भूलते रहोगे छोटी छोटी बातों को तो फिर याद करने के लिए समय बहुत लग जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन डाउट था, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है अब आपका, अब आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। चलो फिनिश। हाँ आइएगा, तो क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए बेटा, 4 भेद, जिसमें से पहला भेद हम पढ़ चुके हैं। पहला भेद हमारा हो गया है जिसका नाम था बेटा स्थितिवाचक, स्थितिवाचक या बच्चों स्थानवाचक, जिसमें हमें जगह का बोध होता है। स्थानवाचक है ना, जहां पर हमें किसी स्थान का पता लग जाए, उसकी स्थिति का पता लग जाए, वहां पर प्यारे बच्चों हमारा कौन सा भेद होता है? स्थिति या स्थानवाचक होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आइएगा, अब नंबर 2 आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक है तो बेटा इससे हमें क्या पता चलेगा? समय का। इससे हमें किसका पता चलेगा? समय का पता चलेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। बेटा लिंग वचन काल कारक आपके इसमें सिर्फ कारक एक टॉपिक दिया हुआ है, लिंग वचन नहीं दे रखा आपके सिलेबस में। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से समझिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? लिखेंगे जिन शब्दों से, लिखिए बच्चों, जिन शब्दों से, बेटा मजा तो तब आएगा जब हम मजा लेंगे, जिन शब्दों से समय का, ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया के, जिन शब्दों से क्रिया के समय का पता चलता है, ठीक है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, उदाहरण से आपको समझ आएगा। ठीक है ना, क्लियर? रितेश यादव अभी क्लास पूरा नहीं हुआ बेटा, उसका एक ही भेद पढ़ा था आपने, स्थानवाचक। ठीक है ना, चलिए तो अब आपका उदाहरण होता है आपके सामने, आइएगा। जैसे मैंने लिखा कि राम कल आएगा, तो आपको कल से ये पता चल गया, आपको ये समय का बोध हो गया कि राम कब आएगा? कल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे राम कल आएगा, राम कल आएगा। तो आना बेटा क्रिया है, और कब आएगा देखो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आना क्या है बच्चों? क्रिया, लेकिन क्रिया कब होगी? वो बेटा कल होगी। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है समय के अनुसार कि राम कब आएगा? कल आएगा। तो कल से हमें क्या पता चल गया? उसके आने का समय पता चल गया। ठीक है, क्लियर है ना? ध्यान से समझा करो बेटा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी रनिंग कब तक होगा? आप पढ़ने पर ध्यान नहीं लगाओगे, फिर आप मेरे से कहोगे सर जी मेरे तो पहली क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो यार वो समझ में आएगी कैसे जब आप जिस चीज को पढ़ रहे हो? मान लीजिए आप खाना खा रहे हो तो आप खेल कैसे सकते हो, और आप खेल रहे हो तो खा कैसे सकते हो? यार एक ही काम तो एक समय में होता है ना? अविनाश सिंह, अभी बेटा रनिंग के लिए कोई समय ही नहीं मिला, कोई टाइम ही नहीं मिला, ना कोई सूचना आई है, तो कैसे मुझे पता लगेगा? कैसे मैं आपको बताऊंगा? ठीक है, कभी नहीं बता सकते यार। ठीक है ना बच्चों? तो याद रहेगी ये बात, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। इससे हमें क्रिया के होने का समय पता चला, तो बेटा ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना? मैंने कहा
मोहन मोहन परसों परीक्षा देने जाएगा। मोहन परसों परीक्षा देने जाएगा। तो बेटा ये बात आप बताओ, जब आपको ये पता चल गया कि जाना तो क्रिया है ना, और भैया वो कब जाएगा परीक्षा देने के लिए, वो जाएगा परसों। तो हमें इससे पता चल गया कि ये एक समय का पता लग रहा है कि परीक्षा परसों होगी। बोलो यहां तक बताइए, क्या आपको ये कोई टेंशन दे रहे हैं, ये चीज आपको समझ नहीं आई? सब लोग बताओ। जब आप मुझे क्लियर कर दोगे तभी मैं आगे चलूंगा, वरना फिर ऐसे लगता है कि आपने पढ़ तो लिया, फिर आप कल को कहेंगे सर जी वो चीज तो समझ में नहीं आई, तो क्या फायदा? सर कल हमारी क्लास नहीं चल रही थी। तो बेटा गौतम आज तो चल गई, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार फोन को अपडेट कर लेते आप। राजकुमार सिंह, बेटा कल की क्लास में कुछ था ही नहीं ऐसा। कल की क्लास में सिर्फ मैंने ये बताया था कि अव्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। अव्यय के मैंने 4 भेद बताए थे, मुख्य भेद, एक बताया था गौण भेद, ठीक है ना, जिसमें 4 भेद था। पहला क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। दूसरा था मेरे बच्चों संबंध बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा बताया था मैंने समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा बताया था विस्मयादि बोधक अव्यय। और पांचवा एक भेद बताया था मैंने निपात। सिर्फ ये बताया था। फिर बच्चों मैंने क्रिया विशेषण लिखवाया। क्रिया विशेषण में मैंने समझाया था कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वेरी सिंपल सी बात है। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 कालवाचक, स्थितिवाचक, जिससे हमें किसी की स्थिति स्थान का पता लगता है ना। मैंने कहा राजकुमार मेरे घर के पास रहता है, तो मुझे पता लग गया कहां रहता है, मेरे घर के पास रहता है, तो उसकी स्थिति का मुझे पता चल गया। दूसरा वाक्य मैंने बोला कि राजकुमार मेरे घर के पीछे वाली गली में रहता है, तो मैंने कहा मेरे घर की पीछे वाली गली में रहता है, तो वहां से उसका स्थान पता चल गया, ठीक है ना। पीछे वाली गली जो है वो स्थान है उसके रहने का। मैंने कहा राजकुमार कल रांची गया था, तो मुझे पता लग गया उसकी स्थिति, उसकी जगह का बोध हो गया, कहां गया था, रांची गया था। ये पढ़ाया था सिर्फ मैंने, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो यही चीज था बेटा। जीडी की क्लास प्यारे बच्चों कल से चलेगा, ठीक है। अब जब तुमने ये चीज पढ़ी नहीं है तो आपको देखो थोड़ा सा कठिन तो होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। है कुछ नहीं यार इसमें, सिंपल सी बात है, आप लोग सब दे सकते हैं आंसर, ठीक है। चलो तो बच्चा ये दोनों आपको वाक्य समझ में आ गए, दोनों वाक्य समझ में आ गए। यदि दोनों वाक्य समझ में आ गए तो इसका मतलब है कि आप कालवाचक क्रिया विशेषण समझ गए। सिर्फ जो क्रिया आप कर रहे हैं उसके समय का बोध आपको कराना है, समय का बताना है कि आपने वह कार्य कब किया था, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्रिया है जाना, क्रिया है बेटा जाना, है ना, और समय है प्यारे बच्चे परसों, समय है आपका परसों। और मोहन कौन है, ये वाक्य का कर्ता है जो इस काम को कर रहा है, ठीक है ना। इसमें वाक्य का कर्ता कौन है बेटा, राम है। देखो अभी एक बच्चा कह रहा है सर जी इसमें मोहन क्रिया है, मोहन क्रिया क्यों हो जाएगा भैया, बोलो। मोहन तो यार करता है, काम को करने वाला है, क्रिया है जाना, जाएगा या जाना क्रिया है। क्रिया कब हो रही है, परसों हो रही है, पेपर परसों होगा तो क्रिया परसों होगी यार, सिंपल सी बात है। आप समझते तो है नहीं, अब कैसे काम हो से काम चलेगा भाई, सिंपल सी बातों को समझेंगे तभी तो मजा आएगा, बोलो। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक एग्जाम्पल लिखा, सब लोग समझेंगे। मैंने कहा कल कक्षा नहीं चलेगी, कल कक्षा नहीं चलेगी, ठीक है। तो बेटा चलना क्या है, क्रिया, चलना क्या है, क्रिया। और बच्चों क्या नहीं चलेगी, समय कब बताया जा रहा है कक्षा ना चलेगा, प्यारे बच्चों आपको पता चल गया कल नहीं चलेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बेटा ये तो हो गया समय, और ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कब नहीं चलेगी कक्षा, कल नहीं चलेगी, बोलो। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, यही समझना है हमें, ठीक है ना। मैंने कहा, मैंने लिखा दूसरा वाक्य बोला आपके सामने, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, उदास
रहते हो, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो। ठीक है बेटा, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, तो रहना क्रिया हो गया, है ना बेटा। समय का हमें पता चल गया, आजकल ये हमारा समय है, तो हमारी क्रिया का पता चल गया आजकल। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बेटा जो ये आजकल है यही तो समय है, बताइए। बोलो सब लोग, क्लियर है ना। सर इसमें क्रिया, कल क्रिया विशेषण होगा। हाँ बेटा कल क्रिया विशेषण है इसमें, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कल के, कल बोल करके। ठीक है, और ये बता रहा है आजकल। ठीक है, ये बता रहा है आजकल, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है यहां पर आजकल। ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी बेटा क्रिया विशेषण है। तो बताइए अब आप समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, बोलो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए, एक वाक्य लिखा, मम्मी मम्मी कल मामा के घर जाएंगी, मामा के घर जाएंगी। ठीक है, तो बेटा जाना तो क्रिया है, लेकिन मम्मी कब जाएंगी, कल जाएंगी, तो इस जाने की विशेषता कल से पता चल रही है हमें, तो ये क्रिया विशेषण है। कर दोगे ना आप सब लोग, बताइए। तो बेटा यही क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है ये हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, इससे आपका समय का पता चल गया आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिएगा। हाँ, अब चलते हैं बेटा आगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिखता हूं, राम राम रात भर पढ़ता रहा, या राम दिन भर पढ़ता रहा। लिखेंगे, देखो ये वाक्यों से समझ में आ जाएगा। अब भी आपको बिल्कुल भी भूल नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा राम दिन भर पढ़ता रहा, राम दिन भर पढ़ता रहा, तो हमें उसके समय का पता चल गया, कब तक पढ़ता रहा, दिन भर पढ़ता रहा। तो बेटा ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, मम्मी तो करता है, मम्मी से बात मत करो, सिर्फ अपने समय का पता लगाओ, कब जाएंगी मम्मी, कल जाएंगी, तो यही क्रिया जाने की विशेषता बताएगी हमें, कल जा रही है मम्मी। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बताइए किसकी समझ में अभी ये बात नहीं आई, सब लोग बता दो भाई, ये समझ में किसको नहीं आया दूसरा भेद। हाँ, अब समझ में आ गया, अब समझ जाओगे, बताओ सब लोग। जब तक बताओगे नहीं तब तक अच्छे से पता नहीं चलेगा। अब बता दीजिए जल्दी से कि ये वाला भेद समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, हाँ सुबह शाम दोपहर कल रात को कुछ भी पता चल जाए, आपको समय का बोध होना चाहिए बस, जो क्रिया हो रही है वो किस समय हुई थी, है ना। तुमने कहा मम्मी दोपहर को खाना बनाएंगी, तो बनाना क्रिया है, कब बनाएंगी, दोपहर को बनाएंगी, तो समय का बोध हो गया आपको, है ना। तो बेटा यहां दिन भर क्रिया विशेषण है, यहां पर कल दिन क्रिया विशेषण है, क्लियर है ना, जिससे हमें समय का पता चल रहा है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो आगे चले, आओ। अब आता है बेटा नंबर तीसरा भेद, जो हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है हमारा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, सर व्याकरण समझ में नहीं आ रहा है। बेटा व्याकरण समझने में कुछ है ही नहीं यार, इसका मतलब आप समझना नहीं चाह रहे हैं, आप दिमाग पर जोर ही नहीं डालना चाह रहे हैं। यदि आप जब तक दिमाग पर जोर नहीं डालोगे तब तक कोई चीज समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है नीतीश, इसका मतलब बेटा आपको किसी चीज को पाने की चिंता ही नहीं, ललक ही नहीं है अभी। ठीक है ना, चलो नंबर 3 डालेंगे बेटा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण किसे कहते हैं भैया, जिन शब्दों से मापतोल का बोध होता है, मापतोल, है ना, बहुत, ज्यादा, खूब, अत्यधिक, उन्हें कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए लिखेंगे, लिखिए, लिखेंगे जिन शब्दों से मात्रा का
बोध होता है मतलब पता चलता है, बोध होता है उन्हें, उन्हें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, जिनमें किसी चीज की नापतोल की जाती है, मापतोल होती है ना बेटा, किसी चीज की नाप, किसी चीज की नापतोल आप कर लेंगे, नापतोल। ठीक है ना बच्चों, किसी चीज की नापतोल आप कर लेंगे तो बेटा वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा उदाहरण, राधा, राधा खूब खाती है, राधा खूब खाती है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, इसमें क्रिया क्या है आपकी, बोलो। ठीक है बताओ, तो बेटा मैंने कहा राधा खूब खाती है, तो खाना क्या है बेटा, क्रिया है ना, लेकिन क्रिया कैसे हो रही है, कितना खा रही है, खूब खाती है ना बच्चों। तो आपको पता लग गया क्रिया करने कर रही है वो खाने की, लेकिन कितना खा रही, खाकर कर रही है, उस क्रिया को खूब खाकर करती है ना, खूब खाती है। खाना क्रिया है लेकिन क्रिया की मात्रा आपने बता दी, खूब खाती है सर राधा, तो पेट भर के खाती है ना। तो बच्चों ये क्या है, ये बेटा खूब क्रिया विशेषण है आपका, खूब क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि खूब खाती है सर। ठीक है ना, बोलो। मैंने कहा कविता बहुत बोलती है, एक वाक्य लिखा मैंने आपके सामने, नंबर 1, नंबर 2 लिखा, लीजिए कविता, कविता बहुत बोलती है ना बेटा, बोलती है, कविता बहुत बोलती है। तो प्यारे बच्चे आपने उसके बोलने को कैसी संज्ञा दी, क्या बताया, क्रिया की विशेषता बताई, बहुत बोलती है सर वो तो, है ना। तो बेटा बोलना तो क्रिया है, लेकिन बोलती कितना है, बहुत बोलती है। तो प्यारे बच्चे बहुत जो है ना, तो इसकी बोलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि सर जी बोलती तो है लेकिन बहुत बोलती है कविता। ठीक है, तो ये बेटा क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, बोलो, बताइए बच्चे। जैसे मैंने कहा, एक वाक्य आपके सामने लिखा, मुझे, मुझे थोड़ा, थोड़ा लिखना आता है, थोड़ा लिखना आता है। तो आपको बता दिया बेटा कि आप लिखते तो हैं लेकिन मुझे थोड़ा लिखना आता है, लिखना तो आता है लेकिन कितना आता है, थोड़ा। तो मैंने इसकी विशेषता बता दी, थोड़ा लिखना आता है सर जी। बोलो, बताइए बच्चे। बोलो, अगला वाक्य लिखेंगे, जैसे बेटा ऐसी समझ जाओगे, यही चीज तो समझनी है बस। चलिए तो अगला वाक्य लिखते हैं, जैसे मैंने कहा पानी बूंद बूंद टपक रहा है, पानी बूंद बूंद टपक रहा है, पानी बूंद बूंद, पानी बूंद बूंद, बूंद बूंद टपक रहा है, पानी बूंद बूंद टपक रहा है। तो पानी के टपकने की विशेषता आप बता रहे हैं, बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, तो बेटा ये जो बूंद बूंद है ना, ये इसकी माप बता रहा है कि कितना टपक रहा है, सर जी बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों टपकना तो हो गया क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताइए आपने, सर जी कितना टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। बोलो, तो कर दोगे ना।
सत्य प्रकाश सर यहां पर मापतोल नहीं आ रहा है, कहां पर नहीं आ रहा है? क्या थोड़ा मापतोल नहीं है? अनिश्चित नहीं है? थोड़ा बेटा अनिश्चित नहीं है? बूंद बेटा अनिश्चित नहीं है? बूंद बूंद टपक रहा है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं, लेकिन बूंद बूंद करके टपक रहा है, मापतोल फिक्स नहीं है बेटा। ये यार याद रखो, ये खूब बच्चों खूब बोलती है। आपने एक अंदाजा लगाया, एक आइडिया लगाया, बताइए, है ना? ये बहुत बोलती है, बहुत। ये बच्चों बहुत बोलना अंदाजा आपने नहीं लगाया, जिससे मात्रा का पता चले वो बेटा क्या है आपको प्यारे बच्चों बताना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, बताइए। हाँ, और अभी यदि आपसे कहे कि वह थोड़ा थोड़ा चल पाता है, वह थोड़ा थोड़ा चल पाता है, ठीक है ना, तो उसके मतलब चलने से क्रिया लग रहा है कि क्रिया कितनी कर पाता है? थोड़ा थोड़ा कर पाता है वो, है ना? हाँ बिल्कुल। अब फिक्स किसी मात्रा बतानी है तो बेटा मात्रा फिक्स भी कह सकते हैं, किसी की निश्चित मात्रा भी बता सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा कि हाँ, नंबर 5वां लिखेंगे। जैसे मैंने बोला आलोक, आलोक 1 किलो आम खा गया, आम खा गया। आलोक 1 किलो आम खा गया, तो यहां बेटा मापतोला फिक्स बता दिया आपने, ठीक है? बोलो मोहित गुर्जर, जब आप खाना खाते हैं शाम को तो मैंने कहा आपसे कि मोहित यार 4 रोटी खाओगे, तो तुम कहोगे नहीं भूख नहीं है, मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा। तो थोड़ा आपने निश्चित नहीं करके अनिश्चित कर दिया बस, लेकिन आपने एक मात्रा बता दी, थोड़ा सा खाऊंगा ज्यादा नहीं खाऊंगा। 4 रोटी की भूख तो नहीं है, मैं थोड़ी सी खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। ना 2 बताई, ना 3 बताई, ना 1 बताई, ना 4 बताई, आपने थोड़ी सी बोलकर कह दिया और खाने में टेस्ट आ गया तो फिर 4 से क्या 5 भी खा ली, है ना? तो बेटा याद रखो इन चीजों को, ध्यान रखो, ठीक है ना? तो बताइए बच्चों, क्लियर है ना? अब जैसे कभी कभी तुलना के आधार पर आ जाता है एक वाक्य, तुलना, सीता उतना खाती है जितना रीता नहीं खाती। सीता बेटा ये तुलना में बोल देते हैं, सीता उतना खाती है जितना, सीता उतना खाती है जितना रीता नहीं खाती, जितना रीता नहीं खाती, ठीक है बच्चों, नहीं खाती है, ठीक है? तो बेटा ये उतना जो है ना, इससे आपने तुलना कर दी, सीता उतना खाती है जितना रीता नहीं खाती। तो यहां पर बच्चों आपने तुलना करके बोध करा दिया खाने का, जितना उतना, ठीक है ना? मैंने कहा मैं लगभग 2 किलो, लगभग, या मैं लगभग, कोई भी चीज की मात्रा आपने बताई तो आपने फिक्स ना बोल करके लगभग कह दिया, मैं लगभग खा लूंगा, या मैं लगभग चल दूंगा, या लगभग पढ़ लूंगा, है ना? तो आपने किसी मात्रा को लगभग कह के बोल दो। जैसे सर रोहित 2 केजी खाना खाता है, तो बेटा आपको फिक्स मात्रा बता दी तुमने, तो रोटी 2 केजी होती नहीं है। पहले तो आप किसी ऐसी वस्तु का नाम लें जो 2 केजी तुल सकती है। आप कह सकते हैं जैसे रोहित 2 किलो दूध पीता है, तो फिक्स मात्रा हो गई। आपने कहा रोहित लगभग राम से कम खाता है ना? मैं लगभग राम से कम खाता हूं, राम से कम खाता हूं, ठीक है? ऐसे बोल दिया आपने। तो प्यारे बच्चे इसमें आपने तुलना करके बात रख दी, ठीक है ना? यहां पर तुलना आ गई। सीता जरा सा खाती है, जरा सा मतलब थोड़ा सा, ठीक है बेटा? यही चीज समझनी है बस, यदि समझ लिया ना फिर आप क्लियर कर लोगे। मैंने कहा सीता
जरा सा, जरा सा भोजन करती खाती है, जरा सा भोजन खाती है मतलब थोड़ा सा खाती है। ठीक है, मैं लगभग कल पहुंच जाऊंगा, ऐसे बोल दीजिए। समय का कल क्यों लाए, कल तो फिर समय की तरफ ले जा रहा है, लगभग निश्चित समय नहीं हो रहा वहां तो, है ना। बिल्कुल, तो बच्चों यही आपको ध्यान रखनी है बातें। बोलिएगा बच्चे। मैंने कहा मेरे लिए, मेरे लिए यही काफी है, मेरे लिए यही काफी है, मतलब काफी का मतलब कह दिया आपने, एक मतलब किफायती मात्रा को बता दिया। ठीक है, मेरे लिए यही काफी है, बस इतना ही खाऊंगा बस। जब आप कोई चीज खाने के लिए दी जाती है तो आप क्या कहते हैं, यही काफी है, अब नहीं चाहिए सर। निश्चित और अनिश्चित दोनों की तरह से बोध हो सकता है ना। तो बेटा यही तो आपको समझना है यार। ठीक है, बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं डालोगे तो फिर नहीं आपको ध्यान लगेगा। मुझे कुछ एप्पल खाना, मुझे कुछ सेब खाने हैं, कुछ सेब खाने हैं, अपने निश्चित मात्रा बताई नहीं, कुछ खाने हैं, खाने की विशेषता बता दी, कुछ खाना है तो, लेकिन मात्रा आपने फिक्स नहीं बताई। कुछ भी आप 10 सेब खा जाओ, 4 खा जाओ, 5 खा लो, कुछ नहीं भी खा सकते हैं। ठीक है ना। रूपा लगभग 1 लीटर दूध पी जाती है, ऐसे। रूपा लगभग 1 लीटर, हम लगभग एक अंदाजा लगा रहे हैं बेटा, लगभग 1 लीटर दूध पीती है, दूध पीती है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर आपको लगभग से पता लग गया, मात्रा का फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग में 1 लीटर पी जाती है। 700 ग्राम भी पी सकती है, 800 भी पी जाती है, कभी 600 पी जाती है, ये होता है ना बच्चों। बिल्कुल, तो ये काफी जो है बेटा, ये काफी भी यहां पर क्रिया विशेषण है, कभी आप समझो क्रिया विशेषण है ना। और ये क्रिया विशेषण किसका है मेरे बच्चे, परिमाण का। ठीक है, जब तुम कुछ ज्यादा खाना चाहते हो तो आपसे बोला जाता है बस 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 यही काफी है, अब नहीं खाना, है ना। मान लीजिए आपकी थाली में 2 रोटी रखी हुई है और आपको 2 की ही भूख है, और देने वाला फिर तीसरी रोटी देने के लिए आता है, तो आप कहते नहीं नहीं बस अब काफी है, पेट भर गया। ठीक है, यही तो बनाना है यार। चलो तो बच्चों यही चीज समझानी है बस। ठीक है ना, अब मत करना कि समझ नहीं आया, देखो ज्यादा आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको परेशान हो जाओगे आप लोग। ठीक है ना। चलो आगे आता है बेटा नंबर 4। नंबर जो चौथा भेद होता है वो होता है रीतिवाचक, है ना। एक ही चीज पर समय नष्ट मत कीजिएगा, नंबर 4 लिखिएगा बेटा, सब आगे के भेद भी पढ़ने आप लोगों को। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति किसे कहते हैं, है ना। अच्छा रूपा कुमारी क्लास में भी है, अच्छा चलो नाम मुझे पता नहीं था बेटा। तो बेटा रीति होता है किसी काम को करने का ढंग, तरीका। ठीक है, हाँ। तो रीति होता है बच्चों ढंग, तरीका, किसी कार्य को करने का लिहाज। ठीक है, बताइए समझ में आई बात, बोलो। तो बच्चों लिखेंगे जिन शब्दों से क्रिया को करने के ढंग का पता चलता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे जिन शब्दों से, जिन शब्दों से क्रिया के या क्रिया को करने का ढंग, ढंग समझते हो ना बेटा, तरीका, तरीका का पता चलता है, पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक
उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई? बताइए। हाँ, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय लिख लीजिए बेटा, ऐसे आप परेशान ना हो, ठीक है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय लीजिए। अब बच्चे आपको ये भी समझाना पड़ेगा क्या? इतना तो यार आप स्वयं भी लिख सकते हैं राजभर जी, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो, तो मोनू ठाकुर जी आपको ध्यान रखना है बेटा, क्रिया के करने के ढंग का पता होना चाहिए। जैसे तुमने लिखा उदाहरण से, सीता सुंदर लिखती है। सीता सुंदर लिखती है। सीता सुंदर लिखती है। तो बेटा लिखना तो क्रिया है, और क्रिया करती कैसे है वो उसकी विशेषता बताई जा रही है। सुंदर लिखती है, ठीक है ना। दूसरा, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो बेटा चलना तो क्रिया है, लेकिन चलते कैसे हैं? धीरे धीरे चलते हैं। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है बेटा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, कैसे? धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है ना। बोलो, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहां पर सुंदर क्या है? ये क्रिया विशेषण है। तो प्यारे बच्चों यही चीजें आपको जाननी है। देखो, यदि ऐसे नहीं समझोगे तो फिर तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। बोलो, तुमने कहा मामा जी अचानक आ गए, ठीक है ना। तुमने बोला मामा जी का ढंग है अचानक आ जाते हैं, बताते नहीं है मैं कल आऊंगा। मामा जी अचानक आ गए, ठीक है ना। मामा जी अचानक आ गए, बोलो। बोलिए, बताओ भाई, समझ में आई ये बात? सर जी क्लास नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? तो बेटा आप तो 2 बजे चेक कर लिया करो, क्लास होगी तो शेड्यूल होती है आपके ऐप में, ठीक है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां तक की बात आपको समझ में आई? बताइए भाई। 1 2 3, ठीक है, बताओ। मैंने बोला ज्योति तेज तेज बोलती है। नंबर 4 बोला ज्योति तेज तेज बोलती है। ज्योति तेज तेज बोलती है। बताओ भाई। तो बेटा ये तेज तेज जो है ना, ये बोलने की क्रिया बताई जा रही है। बोलती तो है लेकिन तेज तेज बोलती है। तो प्यारे बच्चों यही आपको याद रखना है, तेज तेज क्रिया की विशेषता है, ये क्रिया विशेषण है ना, ये क्रिया विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। मैंने कहा मैं कल जरूर आऊंगा, ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। देखो ये वाक्य है, मैंने बोला मैं कल जरूर आऊंगा, ठीक है ना, मैं कल जरूर आऊंगा, ठीक है बेटा। अब तुम्हें यहां पर थोड़ा सा
परेशानी भी हो रही होगी, थोड़ा सा मन में विचार भी गया होगा कि यार यहाँ तो कल भी आ गया, इसका मतलब ये समय का भी पता लग रहा है ना। लेकिन बेटा अब आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके उसने क्या दे दिया, जरूर दे दिया, जरूर के नीचे रेखा खींच के दे दी, ठीक है ना। अचानक क्रिया विशेषण है बेटा, हाँ राकेश, अचानक क्रिया की विशेषता जो क्रिया करते आते तो है लेकिन अचानक आते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा यहां पर कहेगा, देखो ये क्वेश्चन है एक प्रकार से, मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे, मैं कल जरूर आऊंगा, कहेगा रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण बताओ, क्रिया विशेषण बताओ, ठीक है ना। ऐसे आपके सामने आंसर रख दिया। अब 4 आपके यहां आंसर मिलेंगे आपको, चारों आंसर किस प्रकार मिलेंगे वो देख लीजिए। नंबर 1 मिलेगा बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों ये मिलेगा आपको कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। सी आंसर देगा बच्चों आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और नंबर डी मिलेगा मेरे बच्चों आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताइए, बोलो भाई। तो अब कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे? अमर सिंह बेटा इतना आराम से समझाने पर भी क्लास बाहर निकल रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो एक बार अब बताओ, पहले आप आंसर का जवाब दीजिए, फिर मुझे यह बताओ कितने बच्चों को क्लास दिमाग से नहीं आ रहा है, दिमाग से बाहर निकल रहा है? बोलो भाई, कितने बच्चों को, झारखंड वासियों को क्लास समझ नहीं आ रही है? हाँ अंडरलाइन करके देगा, जरूर अंडरलाइन करके देगा, रेखांकित मैंने बोला नहीं है। बोलो बच्चों। बेटा रीति होती है किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने का ढंग। मान लीजिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग शैली होती है ना। कोई व्यक्ति तो अपने काम को बड़ा ही सबके सामने एकदम बड़ा दिखावे से करता है, एक व्यक्ति चुपचाप करता है ना। तो बेटा वो क्या है, वो रीति होती है, उस आदमी का अपना ढंग होता है। कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है हर बात मुख पे बोल देगा, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है चुप काम करता रहेगा, है ना। तुमने कहा कि सोहन चुप अपना काम करता है या चुप काम करता है, तो आपको उसका तरीका पता लग गया कि उसके मन में किसी को अपनी बात बताने का, अपनी बात बताने का उसका मन नहीं है, मन नहीं करता, वो अपना काम चुप कर लेता है। बोलो। तो बच्चों ये हमारा रीति हो जाएगी, ढंग हो गया, ठीक है ना। यही तो समझ में आना चाहिए यार, यही तो करना है बस। बोलो। एक बात मैंने आपके सामने बोली, एक बात मैंने आपके सामने बोली और आप इसका आंसर देना। देखो ऐसे मैंने आपके सामने लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, सोहन चुप चुप पढ़ता है, चुप पढ़ता है ना। चुप पढ़ता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है? अब आंसर आपके सामने आ गए, 4 आपके सामने 4 आंसर आ गए। नंबर 1 सर जी परिमाणवाचक, बी आ गया आपके सामने रीतिवाचक,
डी आ गया प्यारे, सॉरी सी आ गया बच्चों आपके सामने कालवाचक, और बच्चों डी आ गया आपके सामने बच्चों स्थानवाचक। कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे, बोलो। सोहन चुप चुप पढ़ता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सुंदरम बेटा आपको देखो क्लास को दूसरी बार दो बार देखो, फिर आप लोग यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो बेटा ऐसा करिएगा, आप ऐसा करो फिर आप 2 बार रिवीजन करो क्लास से, है ना। और फिर कोई चीज समझ में ना आए तो उसके ऊपर जो कोई किताब आपके पास हो उस किताब से अपना कोई क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ रहा तो उसका टेलीग्राम में ग्रुप में फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे टैग कर दो, ठीक है ना। उसका जवाब मैं फिर आपको ग्रुप में जरूर दूंगा, और ग्रुप के साथ साथ जब अगले दिन क्लास होगी उसमें भी बताऊंगा, ठीक है बेटा। एक बच्चे का कमेंट था ऊपर दिखाना, काल बोचक, काल के लिए एक बोला गया है वो। हाँ चलो चलो ऊपर चलो, एक बच्चा है, इस बच्चे का डाउट क्लियर। हाँ हाँ ये रुका ना। हाँ ये कह रहा है कि कृष्ण देव कह रहे हैं सर समय भी तो दिया है जो काल भी तो बोध कराता है। प्लीज सर मेरे बच्चे कृष्ण, मैंने उसके नीचे रेखा कहाँ खींची है, यही बात तो आपसे यहाँ पूछिए यहाँ पर आकर के। ये देखो आगे मैंने कहा है मैं कल जरूर आऊंगा, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण बताओ। तो बेटा मैंने इसके लिए तो आंसर पूछा है आपसे। यदि मैं आपसे कल का पूछता तो फिर इसके नीचे रेखा खींच के ना देता, बोलो भाई, फिर तो आप फंस जाओगे। फिर यार कौन सा आंसर लगाएं? यदि मैं रेखा ना खींच के देता और ये रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण ना पूछता फिर तो आप फंस जाते। फिर आप मुझे आंसर रीतिवाचक कहां बताते? फिर तो आप कहते सर जी कालवाचक भी हो सकता है, कालवाचक भी हो सकता है और रीतिवाचक भी हो सकता है क्योंकि दोनों आ रहे हैं यहां पर, कल जरूर आऊंगा, है ना। बोलो तो ये बताइए। पर 3-4 विशेषण नहीं आ रहा है, सिवा कुशवा आ तो रहा है सर, पर 3-4 विशेषण नहीं आ रहा है। भाई वो कैसे आएगा? बेटा देखो बात सुनो इसके लिए देखो मैंने आपको क्रिया विशेषण बताया। क्रिया विशेषण का मतलब समझ जाइए, आप वो समझ जाओगे उसका अर्थ। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तुमने बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो पढ़ाना तो क्रिया है, कैसा पढ़ाते हो? अच्छा पढ़ाते हो। तो अच्छा जो शब्द है वो बेटा मेरे लिए बोल रहे हैं आप, तो वो मेरी रीति हो गया, मेरा ढंग हो गया अच्छा पढ़ाना, है ना। मैंने आपसे कहा सूरज वर्मा आप बहुत तेज सुनते हो, तो सुनना तो क्रिया है लेकिन कैसे सुनते हो? तेज सुनते हो, है ना। तो जल्दी सुन ले तो ये आपका ढंग है, आपकी रीति है, आपका तरीका है, जल्दी किसी बात को कैच कर लेना। बोलो तो यही तो बात है यार। मैंने कहा राम तेज दौड़ता है, मेरे भाई मैंने बेटा बोला राम तेज दौड़ता है, तो बेटा उसका ढंग है, तरीका है तेज दौड़ने का। राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो तेज क्रिया विशेषण है, ठीक है। बोलो तो बेटा यही तो चीजें समझनी है बस यार। देखो ये तो आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है, चलिएगा। तो प्यारे बच्चों देखो जब तक आप ऐसे नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा यार समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। जब आप किसी चीज को मन लगा के समझोगे तो फिर मुझे उम्मीद है फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 3 नंबर वाला बेटा, 3 नंबर वाला कौन सा है? ये वाला, ये 4 नंबर या 3 नंबर कौन सा यार? ये 3 नंबर बेटा, ये
ये परिमाण है। परिमाण होता है किसी चीज का जिससे हमें माप तोल का पता लग जाए, बहुत, ज्यादा, खूब, कम, लगभग, है ना। वो बेटा हमारी किसी मात्रा का बोध कराते हैं बस। ठीक है, चलो तो चलिए प्यारे बच्चों, अंजू वर्मा, राजभर, अमित राजभर, हाँ भी बिल्कुल 50 में से 50 लेकर आएंगे कृष्णदेव, बहुत बढ़िया। चलो तो मिलते हैं बेटा। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको लगवाऊंगा जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, ऐसे इनसे ही क्वेश्चन ले लेकर, तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा। ठीक है भाई धनंजय यादव। तो चलो बच्चों मिलते हैं एक बार फिर। रोहित कुमार प्यारे बच्चों, है ना, दलीप यादव। चलिए तो चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट। इससे आगे वाले जो हमारे 3 भेद अभी और बचे हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, है ना, उनको पढ़ेंगे अच्छे से। पहले कल इनको पढ़कर आना। इनसे बेटा 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, देखूंगा कितने बच्चे आंसर बिल्कुल सही देते हैं। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।